So we started with sets and Venn diagram in the previous class और हमने ये समझा था कि सेट एंड वेन डायग्राम में पेपर 1 का शेयर रहता है तकरीबन 3 से 4 मार्क्स, जबकि पेपर 2 में ये शेयर 2 से 3 मार्क्स का होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। कुछ रेयर केसेस में ये ज्यादा भी हो सकता है पेपर 2 में फॉर अबाउट 6 to 7 मार्क्स, लेकिन वो इतना ऑफनली नहीं होता क्योंकि सेट्स एंड वेन डायग्राम इज मेजरली अ पेपर 1 टॉपिक एंड नॉट अ पेपर 2 टॉपिक। तो कुछ हमने सिंबल्स और नोटेशंस वगैरह कवर किए थे, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो जब भी कभी आपके पास ब्रैकेट होगा कर्ली, वो यूज किया जाएगा टू रिप्रेजेंट द वैल्यूज ऑफ अ सेट। लाइक किसी भी एक पर्टिकुलर सेट की जब वैल्यूज आप लिखना चाहें, मेंशन करना चाहें, तो उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहिए, ना कि किसी और फॉर्मेट के ऊपर। देन वी हैव दिस सिंबल ओवर हियर लुकिंग समथिंग लाइक एन ऑपोजिट यू। तो ये आपके पास इंटरसेक्शन को डिफाइन कर रहा होता है, और इंटरसेक्शन इज एक्चुअली द कॉमन रीजन और द लाइक कॉमन वैल्यूज इन एनी टू गिवन सेट्स। तो आपके पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, उन दोनों में जो भी डाटा कॉमन होगा उसको हम इंटरसेक्शन के सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज यूनियन, और यूनियन का मतलब हमारे पास होता है टोटल। Like if I'm trying to figure out all of the values and bunch them at a single place, तो मैं क्या करूंगा, मैं A यूनियन B का फॉर्मेट लिखूंगा और फिर सारी वैल्यूज एक सेट की फॉर्म में बना दूंगा। द नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट ओवर हियर, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ऑपोजिट। कॉम्प्लीमेंट मतलब ऑपोजिट। तो आपके पास जब भी कभी कोई सेट आएगा और उसमें कुछ एक वैल्यूज हैं, तो उन वैल्यूज को स्किप करके आप दूसरी वैल्यूज लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए। ये सब कैसे होगा और किस तरीके से होगा, वो सारी डिटेल्स हमने नेक्स्ट जो अभी टॉपिक स्टार्ट करना है वहां पर कवर करेंगे। सो द नेक्स्ट वन इज ओवर हियर अ सिंबल लुकिंग समथिंग लाइक अ सी, और ये बेसिकली एक प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। और प्रॉपर सबसेट हमारे पास एक चाइल्ड सेट होता है। लाइक एक बड़े सेट में से कुछ सर्टेन वैल्यूज पिक करके जब आप एक नया सेट बना दें, तो उस नए सेट को हम नाम देते हैं प्रॉपर सबसेट। द नेक्स्ट वन इज बेसिकली द वेरी सिमिलर सिंबल टू सबसेट, लेकिन यहाँ पर नीचे एक डैश आ चुका है, और ये अब सिंबल मेरे पास यूज होता है इम्प्रॉपर सबसेट के लिए। तो इम्प्रॉपर सबसेट में ये होगा कि आपके जो पेरेंट सेट है और जो चाइल्ड सेट है उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। दे वुड हैव द एग्जैक्ट सेम वैल्यूज प्लेस्ड इन ईच वन ऑफ देम। द नेक्स्ट वन इज नॉट इक्वल्स टू। ये बहुत ही कॉमन सा एक नोटेशन, ये एक सिंबल है जो कि किसी ऐसी जगह पर यूज किया जाता है जहां पर आपको अगेंस्ट द इक्वल वैल्यूज काम करना हो। लाइक इफ आई एम सेइंग 8 इज इक्वल्स टू 8, तो ये तो हमें समझ आ रहा है कि 8 और 8 बराबर हैं। बट इन केस इफ आई वांट टू राइट 8 and 7, तो अब मुझे ये पता है कि 8 and 7 बराबर नहीं है, सो आई विल इंस्टेड राइट not equals to, and this would mean that 8 is not equals to 7. The next one is n with a bracket, और ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स के काउंट के लिए होता है। लाइक आपके पास एक पर्टिकुलर सेट में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। द नेक्स्ट वन इज समथिंग लुकिंग लाइक एन ई, और ये आपको बिलोंग्स टू से रिलेट करवाएगा। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। लाइक एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू किसी सेट में रखी है, तो हम उस वैल्यू को जब भी बताएंगे या उस वैल्यू के बारे में जब भी बात करेंगे, वी वुड से that this value belongs to set A or whatever the set it would be present in. The opposite of belongs to is not belongs to, और इसमें हमारे पास एक स्लैश आ जाता है belongs to के सिंबल पे, and nothing more than that. फिर इसके बाद आपके पास आता है एक E with a tail। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि ये भी एक E जैसा ही है, लेकिन इसमें एक टेल जॉइंट है, and that is actually the universal set. Universal set is basically the godfather or the originator of all the sets present. जितने भी सेट आप एक क्वेश्चन में देखेंगे वो सारे जनरेट होते हैं यूनिवर्सल सेट के थ्रू। द लास्ट वन इज योर सेमीकोलन ओवर हियर, और ये बेसिकली इज सच दैट की शॉर्ट फॉर्म है। लाइक आप अगर इज सच दैट लिखना चाहते हैं कहीं पर, तो आप इज सच दैट की जगह पर ये सिंबल यूज कर सकते हैं।
So these are all the symbols that we would be using or dealing with in our topic of sets and Venn diagram. We'll wait for a minute or two for the azan to finish and then we'll restart. Okay, so we have a question over here जहाँ पे हमें एक universal set given है having the values of let's say 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. तो मेरे पास टोटल वैल्यूज जो गिवन है इन द यूनिवर्सल सेट वो 1 से लेकर 7 तक हैं और यहाँ पर मुझे ये समझना होगा कि मेरे पास जो भी अब सेट बनेगा उसकी वैल्यूज इसी रेंज में होंगी और इसके अलावा कोई भी वैल्यू किसी भी सेट में आपको नजर नहीं आने वाली फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब सवाल ये बनता है कि सर क्या मेरे पास यूनिवर्सल सेट हर क्वेश्चन में गिवन होगा? तो जी बिल्कुल, आपको हर क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट गिवन होता है और यूनिवर्सल सेट की जो भी वैल्यू होगी वो आपको गिवन होगी और उसी के थ्रू आपने फिर बाकी अपने पार्ट सॉल्व करने होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नाउ। आपको ये बताया जा रहा है दैट यूनिवर्सल सेट इज हैविंग वैल्यू 0 till 7 and A is such that A belongs to even numbers. तो अब मुझे ये बताया गया है कि A मेरे पास एक सेट है जहां पर A की वैल्यूज इवन नंबर्स में है सिर्फ। सो वी नीड टू रीड दिस प्रॉपर्ली फर्स्ट एंड देन अंडरस्टैंड इट एंड देन ड्राइव द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर सेट। ये लिखा हुआ है A, बाद में आपके पास सिंबल आ गया है जो कि इज सच दैट के लिए है। A is such that A belongs to even numbers। तो हमें ये समझ में आ गया यहाँ पर कि किसी भी सेट की नोटेशन को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। लाइक अगर आपको सेट बिल्डर नोटेशन दी जाती है लाइक सिंबल्स की फॉर्म में आपको कोई सेट की डिटेल्स दी जा रही हैं तो आपने उसको वर्ड में अगर कन्वर्ट करना है तो ये आपके पास एग्जाम्पल मौजूद है। आप इसी लॉजिक के थ्रू किसी भी सेट बिल्डर नोटेशन को वर्डिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमें सिंबल की फॉर्म में नजर आ रहा है यहाँ पर इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। नाउ दिस इज आवर सेट बिल्डर नोटेशन और अब हम सेट बिल्डर नोटेशन से अपनी वर्डिंग्स और अपना लॉजिक ड्राइव कर चुके हैं। तो अब मुझे A के लिए कुछ वैल्यूज सेट करनी है और मुझे ये देखना है कि A में क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। तो आपने बस ये जहन में रखना होगा दैट योर A वुड नॉट बी अदर देन योर यूनिवर्सल सेट। जो भी वैल्यूज आप A में पुट इन करेंगे या कंसीडर करेंगे फॉर A, उन वैल्यूज का यूनिवर्सल सेट में होना लाजिम है। अगर वो यूनिवर्सल सेट में नहीं होंगी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो A के लिए हमारे पास वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं अब ये समझ लेते हैं। सो द सेट A could have the value of 2 because A इवन होना चाहिए और यूनिवर्सल सेट में से ही होना चाहिए। तो हमारे पास A जो है वो 0 हो सकता है और 2 हो सकता है, साथ में इट कुड बी 4 और 6। अब मुझे आप में से कोई ये बता सकता है इफ वी आर गोइंग टू कंसीडर 8, 10, 12 एंड 14 ऑनवर्ड्स या बस यही हमारा आंसर होगा? Anyone of you who could tell me whether we'll stop over here? वेरी गुड, हम यहीं पर रुक जाएंगे। रीजन ये है कि मेरी वैल्यू 6 के बाद 7 पर खत्म हो जाएंगी ऑन द यूनिवर्सल सेट और 8, 10 या 12 जो आपके फर्दर इवन नंबर्स हैं वो यूनिवर्सल में ही मौजूद नहीं है, तो आप अपने सेट में भी उनको यहाँ पर नहीं लिख सकते। अब आप लोगों ने एक काम ये करना है कि मुझे एक सेट बनाकर देना है फॉर बी जिसकी सेट बिल्डर नोटेशन मुझे गिवन है that B is such that B belongs to odd numbers। तो हमारे पास odd numbers में से है B और मुझे ये समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले सेट बिल्डर नोटेशन को कैसे कन्वर्ट करेंगे इनटू द रेगुलर फॉर्मेट और हमें ये भी समझना होगा कि वैल्यूज को कैसे डिफाइन किया जाएगा और रेंज क्या होगी वैल्यूज की।
तो आप लोगों ने ए का जो अभी सेट बनाया है इसी की लॉजिक को यूज करके बी का सेट बनाना है और मुझे बताना है अपना अपना आंसर. सो लेट्स सी इफ यू पीपल आर गेटिंग करेक्ट आंसर्स और नॉट. यस मीना, वी हैव स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर और ये प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर लिया था हमने थोड़ा सा एंड नाउ वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग ओवर इट. So we have just begun right now. So there is nothing which is different or difficult as far as we have covered till now. Okay, तो हमारे पास B set आ गया है as 1, 3, 5 and 7. So now all of you are well aware कि हमारे पास जो values होंगी किसी भी set में वो कहाँ से आएंगी, वो universal से आएंगी, जो कि आपको बिल्कुल टॉप पर गिवन है यहाँ पे. ये यूनिवर्सल सेट गॉडफादर होता है और जो भी वैल्यूज आप किसी भी सेट में लिखते हैं वो यूनिवर्सल सेट में से ही उठाई जाती हैं. अब यहाँ पर एक चीज आप लोगों ने समझनी है कि मेरे पास अगर ए और यूनिवर्सल सेट का रिलेशन देखना हो तो मैं ये कह सकता हूं दैट ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. ए एक प्रॉपर सबसेट है यूनिवर्सल सेट का. सबसेट का मतलब क्या था? सबसेट का मतलब था कि ये एक चाइल्ड सेट होगा जो कि एक पेरेंट सेट में से बनाया जाएगा. अब मैंने आप लोगों को बताया है कि ई में से ही यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ही मेरे सारे सेट्स तैयार होते हैं, बनाए जाते हैं. और अगर हम ए की भी बात करें तो ए की वैल्यूज आप देख सकते हैं 0, 2, 4, 6 हमने इवन नंबर्स पिक किए और कहां से पिक किए थे? यूनिवर्सल से पिक किए थे. So we have picked up the even numbers and only from the universal set. तो सबसेट क्या होता था? सबसेट कोई ऐसा सेट होता था जिसकी वैल्यूज एक बड़े सेट में से निकाली जाएं. तो A अभी एक सबसेट बन चुका है फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट. द सेम गोज विद B. B के लिए आप लोगों ने ऑड नंबर्स फिगर आउट किए हैं फ्रॉम 1 till 7. 1, 3, 5 और 7 आपने इवन नंबर्स पे किए हैं एंड दैट अगेन रिवर्ट्स बैक टू द यूनिवर्सल सेट. और ये भी यूनिवर्सल सेट के साथ रिलेट कर रहा है क्योंकि वो सारी वैल्यूज यूनिवर्सल सेट से ही उठाई गई हैं जो आपको बी में नजर आ रही हैं. तो जितनी भी वैल्यूज सेट बी में अभी मौजूद हैं वो कहाँ से आई हैं? यूनिवर्सल सेट से आई हैं. सो एक्चुअली वी कैन ऑल्सो से दैट बी इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. तो इस तरीके से हम अपने सेट्स को डिफाइन कर सकते हैं विद डिफरेंट सिंबल्स. अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जहां पर हमें एक सेट पहले से गिवन है जो कि सेट सी है एंड द वैल्यूज हैव बीन प्रोवाइडेड एज 1, 2, 3 एंड 5. तो मेरे पास अब इन टोटल 3 सेट आ चुके हैं. आई हैव द फर्स्ट वन एज ए, द सेकंड वन एज बी एंड द थर्ड वन एज सी. तो मेरे पास टोटल 3 सेट आ चुके हैं. एग्जामिनर भाई अब इनसे रिलेट करते हुए मुझे डिफरेंट क्वेश्चंस देते हैं. अब वो क्वेश्चंस हम समझेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो द फर्स्ट पार्ट इज सेइंग दैट आई नीड टू फिगर आउट ए इंटरसेक्शन बी. अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है कि मुझे अभी वो नंबर्स फिगर आउट करने हैं जो कॉमन है. इंटरसेक्शन का मतलब क्या था? इंटरसेक्शन का मतलब था कॉमन. तो मुझे वो वैल्यूज या वो एलिमेंट्स पिकअप करने हैं सेट ए और बी में से जो कि कॉमन है. सो यू कैन जस्ट रिवर्ट बैक टू योर वैल्यूज ओवर हियर और आप ये नोटिस करेंगे कि हमारे पास ए और बी में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है. वी डोंट हैव एनीथिंग इन कॉमन. तो यहां पर एक नई चीज, एक नई टर्म आ जाएगी आपके पास that when you are unable to figure out any regular or probable answer तो आप क्या आंसर देंगे? आप आंसर देंगे नल सेट. क्या आंसर देंगे? नल सेट आंसर देंगे. ये बिल्कुल वो नल नहीं है जो घर में लगा होता है जिसमें पानी नहीं आता है पाकिस्तान में, वो वाला नल नहीं है. ये बेसिकली एक निल सेट है. निल सेट को हमने मैथ्स में थोड़ा सा चेंज करके नल सेट बना दिया है और ये एक एम्प्टी सेट होता है. इसको लिखने का तरीका हमारे पास या तो एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स हैं या फिर हम जीरो लिखकर उस पर स्लैश भी लगा सकते हैं. लाइक इफ वी डोंट हैव एनी आंसर फॉर एनी गिवन सेट
जैसे मुझे ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना था और मेरे पास कोई आंसर नहीं आ रहा इस केस में, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं नल सेट का सिंबल लिखूंगा। तो नल सेट का एक सिंबल है एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स बनाएंगे आप और उसमें कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे, दैट इज अ प्रोबेबल आंसर फॉर अ नल सेट। ये एक सिंबल है नल सेट के लिए। और दूसरा सिंबल नल सेट का कुछ ऐसा होता है जिसमें आप एक बड़ा सा ओ या जीरो बनाते हैं और उसमें सेंटर से एक स्लैश मार्क करते हैं, समथिंग लाइक दिस। और ये आपके पास नल सेट को डिफाइन करने के दो तरीके आ गए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट पार्ट, जहां पर एग्जामिनर भाई हमें कह रहे हैं दैट वी नीड टू फिगर आउट ए इंटरसेक्शन सी। तो अब ए इंटरसेक्शन सी मुझे करना है फाइंड। और आपको ये मालूम है कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। व्हाट डज द टर्म इंटरसेक्शन मीन? कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी? इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। वेरी गुड। तो मेरे पास इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन और मुझे सेट गिवन है फॉर ए एंड सी। तो अब आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द कॉमन वैल्यू इन ए एंड सी? कॉमन वैल्यू क्या है मेरे पास ए और सी में? इट इज 2। हमारे पास कॉमन वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। सो वी कैन से दैट ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू 2। और एक चीज जो आप लोगों ने यहाँ पर नोटिस करनी है और इसको याद भी रखना है वो ये कि मैंने जब एक एलिमेंट उठाया है, लाइक एक वैल्यू उठाई है फ्रॉम एनी सेट, तो मैंने उसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है। अगर मैं कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाऊंगा तो एग्जामिनर भाई नाराज हो जाएंगे और मुझे जीरो दे देंगे। ऑल्दो माई लॉजिक इज परफेक्ट, माई लॉजिक इज करेक्ट एंड माई आंसर इज करेक्ट एज वेल, लेकिन हमने क्योंकि फुल प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए हैं तो हमें मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। एग्जामिनर भाई ये कहते हैं कि अगर आप कोई एलिमेंट उठा रहे हैं फ्रॉम द लाइक गिवन सेट तो आपने उस एलिमेंट को लाजमी तौर पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखना है एंड यू वोंट बी स्पेयर्ड विद एनी मार्क्स इफ यू आर मिसिंग ऑन द कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स लगाना नहीं भूलना है। यू नीड टू मेक श्योर कि जब भी एलिमेंट लिखेंगे कोई भी सेट से उठाकर तो उसका कर्ली ब्रैकेट के साथ आंसर देना जरूरी होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव अनदर पार्ट जहां पर एग्जामिनर भाई हमसे कह रहे हैं दैट वी नीड टू फिगर आउट बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करने के लिए आपने वापस आना है अपने सेट्स के पास और बी और सी में से वैल्यूज को पिक करना है। नाउ वी आर स्ट्राइविंग फॉर इंटरसेक्शन बिटवीन बी एंड सी, सो वी वुड जस्ट पिक अप द वैल्यूज विच आर कॉमन। बी इंटरसेक्शन सी की बात है, मतलब कॉमन की बात कर रहे हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या है मेरे पास? I have 1 as common in both the sets, then I have 3 as common as well, and then I have 5. तो मेरे पास टोटल 3 वैल्यूज हैं 1, 3 and 5. So I am writing it as B intersection C is equals to 1, 3 and 5. So can any one of you tell me if my answer is correct or is there any problem with my answer? Yes, what is the problem with my answer then? Any one of you who could tell me? Very good. कर्ली ब्रैकेट्स लगाना भूलना नहीं है आप लोगों ने, कर्ली ब्रैकेट्स लाजमी लगेंगे और कर्ली ब्रैकेट्स अगर नहीं लगाए तो 3 वैल्यूज सही पिक करने के बाद भी आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, हमारे पास ये क्वेश्चन है दैट वी नीड टू फिगर आउट बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। मैंने आप लोगों को बताया था कि इस सिंबल का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, जो कि बेसिकली ऑपोजिट के लिए यूज किया जाता है। सो वी नीड टू फिगर आउट द ऑपोजिट ऑफ द बी सेट। तो बी मेरे पास एक सेट था हैविंग सम वैल्यूज ओवर हियर ऑफ 1, 3, 5 and 7। अब मुझे इस बी का ऑपोजिट बनाना है, तो ऑपोजिट बनाने के लिए क्या करेंगे? वी वुड गो बैक टू आवर गॉडफादर ब्रैकेट जो कि
ई था या यूनिवर्सल सेट था, और वहां से हम नोटिस करेंगे कि भाई कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो यूनिवर्सल सेट के पास मौजूद हैं लेकिन बी के पास एब्सेंट है, तो वो वैल्यूज हमने करनी है पिक. सो लेट्स जस्ट फिगर दैट आउट. वी आर हैविंग 1 3 5 एंड 7. तो 1 3 5 7 आपने यहां पर करना है ओमिट, and the rest of your values are going to be picked up for b complement. तो आपके पास b complement बनेगा 0 2 4 and 6, and that would give you the answer for b complement. 0 2 4 6 and the curly bracket. तो इस तरीके से हमारे पास b complement बन गया. Now there's one thing very important to notice over here कि अब मेरे पास जो b है और जो a है over here, they are exactly the same thing. अब हमारे पास a और b कॉम्प्लीमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, they are exactly same. तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं that a is equal to b कॉम्प्लीमेंट. रीजन क्या है कि मेरे पास a में जो वैल्यूज थी वो थी 0 2 4 एंड 6, जबकि b में भी मेरे पास वैल्यूज हैं 0 2 4 एंड 6. सो इफ यू नोटिस ओवर हियर, हमारे पास दोनों ही सेट में वैल्यूज सेम है और साथ में उन वैल्यूज की प्लेसमेंट भी एग्जैक्टली सेम है विद नो डिफरेंस. आपकी वैल्यूज तो सेम ही हैं, उनकी पोजीशनिंग और प्लेसमेंट भी एग्जैक्टली आइडेंटिकल है. इन केस अगर मेरे पास बी सेट में वैल्यूज थोड़ा डिफरेंटली लिखी होती एंड दे वर रिटन समथिंग लाइक दिस. अब अगर आप नोटिस करें तो आपकी जो वैल्यूज हैं ए में वो सेम तो हैं बी के साथ, लाइक बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए आर सेम, लाइक उनकी वैल्यूज सेम है, लेकिन वो इक्वल नहीं होंगे. अब इनको हम इक्विवेलेंट नहीं कह सकते. व्हाट विल वी कॉल देम? वी विल कॉल देम इम्प्रॉपर सबसेट. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों ने याद रखना है दैट इफ वी आर हैविंग द वैल्यूज एज सेम एंड द प्लेसमेंट सेम एज वेल, तो हम कहते हैं उन दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल. हम क्या कहते हैं, उन दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल कहते हैं. बट इन केस अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वैल्यू सेम हो जबकि प्लेसमेंट्स डिफरेंट हो, तो उन सेट्स को हम नाम देते हैं इम्प्रॉपर सबसेट. सो ए एंड बी आर इम्प्रॉपर सबसेट्स, और ये जो आपने सिंबल देखा है ये इम्प्रॉपर सबसेट का सिंबल है. और अच्छी बात यह है कि आप ए सब इम्प्रॉपर सबसेट बी भी कह सकते हैं और बी इम्प्रॉपर सबसेट ए भी कह सकते हैं. सो बोथ ऑफ देम वुड बी डीम्ड एज करेक्ट, और एग्जामिनर भाई आपको फुल मार्क्स देंगे फॉर ईच वन ऑफ देम. आप अगर ए पहले लिखते हैं बी बाद में लिखते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, और अगर आप उल्टा भी लिख दें लाइक बी फर्स्ट एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू विल राइट ए, दैट वुड आल्सो रिवॉर्ड यू फुल मार्क्स. तो इम्प्रॉपर सबसेट में सेट नेम की प्लेसमेंट की कोई टेंशन नहीं है. आप ए को पहले लिखें या आप बी को पहले लिखें, कोई टेंशन नहीं होगी. नाउ आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब हम जा रहे हैं आगे और फाइंड करने लगे हैं हम लोग अबाउट बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी. तो बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी अब मुझे बनाना है, तो पहले बी कॉम्प्लीमेंट लिख लेते हैं. बी कॉम्प्लीमेंट वाज 0 2 4 and 6, while C was having the values of 1 2 3 and 5. Over here if you see, C की values हमारे पास हैं 1 2 3 and 5. Now we are going to make up the union. यूनियन का मतलब हमारे पास होता है टोटल. यूनियन का मतलब क्या होता है? टोटल होता है. सो वी आर गोइंग टू बंडल अप द वैल्यूज ऑफ बी एंड सी. यहाँ पर एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है वो ये that whenever you are making the unions for any given set values, तो आपने common numbers को repeat नहीं करना. You don't need to repeat the common terms. तो यहाँ पर हमारे पास है 0, so we will write a 0. Then we have got 1 over here, तो हम 1 लिखेंगे. फिर हमारे पास आ जाता है 2.
तो 2 जो हमारे भाई हैं ये दोनों जगह पर मौजूद हैं और इनको हमने एक जगह पर कंसीडर करना है और दूसरी जगह पर इग्नोर कर देंगे. सो वी वोंट राइट ट्वाइस. 2 वुड नॉट बी रिटन ट्वाइस. हम 2 बार नहीं लिखेंगे. वी वुड ओनली राइट इट वंस. देन वी मूव ऑन एंड पिक अप 3. फिर हमारे पास आ जाता है 4. साथ में हमारे पास है 5. Then finally we end up writing 6 and that would be my A, in fact B complement union with C. तो अगर मैं B complement with C लिखना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं सारी वैल्यूज को बंडल अप करूंगा एंड आई वोंट बी रिपीटिंग द कॉमन टर्म्स. कॉमन टर्म्स को रिपीट नहीं करना है और सारी वैल्यूज को वन बाय वन सीक्वेंस में इस तरीके से पेन डाउन करना है. Now, moving forward, if let's say the examiner is asking me to figure out the value of A union with B. So first of all, I'll write down A, which was 0, 2, 4, and 6, while B was having the values of 1, 3, 5, and 7. So I just need to pick these values up और इनसे मुझे बनाना है A union B. तो आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ A यूनियन B ओवर हियर? A यूनियन B की वैल्यू क्या होगी? Yes, we would be having it as 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. तो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि हमारे पास पहली वैल्यू है 0, फिर आ जाता है 1, देन वी हैव 2, देन 3, 4, 5, 6 एंड 7. तो इस तरीके से मेरे पास ये सारी वैल्यूज एक के बाद एक लग जाएंगी इन A यूनियन B. और यहाँ पर अच्छी बात ये थी कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, which means that we are not going to worry about the repeating values anymore. So I hope this is perfectly clear. अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी है यहाँ पर तो पूछ लें, otherwise we'll move forward. Anyone of you having any sort of query? जी, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, दुख, तकलीफ, टेंशन, या सबको क्लियर है ये सारे कॉन्सेप्ट्स? यस, ऑल ऑफ यू आर परफेक्टली क्लियर ऑन दीज टॉपिक्स? ओके, परफेक्ट. तो अब हम जाने लगे हैं वेन डायग्राम्स की तरफ. तो वेन डायग्राम में हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि वेन डायग्राम बनाई कैसे जाती है और वेन डायग्राम में किस चीज का क्या रोल होगा. So first of all, when you move into or jump into the Venn diagram concept, तो आपको सबसे पहले एक rectangle नजर आएगा, which would be encompassing all the values or all the sets. जितने भी sets होंगे, जितनी भी values होंगी, वो सब इस बड़े से rectangle के अंदर नजर आएगा आपको, which means that this rectangle over here is your universal set. ये हमारा जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और यूनिवर्सल सेट के अंदर ही हमारे बाकी सारे सेट और उनकी वैल्यूज मौजूद होंगी. नाउ दे हैव गिवन अस सम सेट्स लाइक दिस. तो मेरे पास एक सेट है ओवर हियर एंड देन देयर इज अनदर सेट राइट बिसाइड इट. अब आप लोगों ने एक चीज समझनी है यहाँ पर, that if I am having a set, let's say A and a set B, और मुझे कुछ values given है, like the universal set has been provided as 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 and 10. और मुझे बताया जा रहा है that A is having the values of 1, 2, 9 and 10. While B is the set having 2, 3, 4 and 5. तो अब मेरे पास यूनिवर्सल सेट की पूरी रेंज, पूरी वैल्यूज मौजूद हैं. फिर A के लिए भी वैल्यूज प्रेजेंट है मेरे पास एंड आई हैव गॉट द वैल्यूज फॉर B एज वेल.
तो अब मैंने क्या करना है, मैंने इन सारी वैल्यूज को उठाना है, आई नीड टू पिक देम अप वन बाय वन एंड पुट देम इनटू द वेन डायग्राम। तो अब वेन डायग्राम में हम इसको पुट इन करने लगे हैं। So what we are going to do is, we are first going to consider the Venn diagram and understand the values present in it. तो हर एक लोकेशन की अपनी एक वैल्यू होगी, अपनी एक लॉजिक होगी। तो पहले उस लॉजिक को समझेंगे, फिर वहां पर वैल्यूज पुट इन करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप नोटिस करें तो आपके पास ये एक बड़ा सा रेक्टेंगल आ जाता है। This large rectangle over here is actually your universal set. ये आपका यूनिवर्सल सेट है और यहाँ पर जो भी आपकी वैल्यूज होंगी वो पूरी या टोटल वैल्यूज होंगी फॉर द एंटायर सेट। लाइक जितनी भी वैल्यूज आपने यूज करनी है वो इस रेक्टेंगल के अंदर ही रहेंगी। नाउ once we are done with that, तो अब हमारे पास आ जाते हैं दो सेट। फर्स्ट वन इज ए। तो A से रिलेटेड जितनी भी वैल्यूज आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं, all of them are going to lie in that particular circle. The next one is B over here. So all of the values which you can see or relate to with the set B, वो सारी वैल्यूज आपने इस सर्कल में रखनी होंगी। Now moving forward, we have another region over here which is basically the common region. तो यहाँ पर आपको एक कॉमन रीजन नजर आ रहा है और ये वो रीजन है जहां पर आपके सेट ए और सेट बी की कॉमन वैल्यूज को रखा जाएगा। सो एनी वैल्यू विच इज कॉमन इन बिटवीन ए एंड बी वुड बी प्लेस्ड डाउन ओवर हियर इन दिस सेंटर पोर्शन। फिर इसके बाद आखिर में हमारे पास बचता है आउटर रीजन राइट ओवर हियर, which is not the ownership of A, neither of B। ना तो ये ब्लू रीजन A के अंडर में आता है, ना ही B के अंडर में आता है, which proves that this region is actually going to have the values not present in A and neither in B. So we could say that these values are not present in any set, not present in any सेट। यानी कि ये वो वैल्यूज होंगी जो यूनिवर्सल सेट में तो है मेरे पास, बट आई डोंट हैव देम ओन्ड बाय ईदर ए और बी। तो ना तो ए में ना ही बी में जो वैल्यूज मुझे नजर आए लेकिन यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हैं, उनको मैं ब्लू रीजन में कहीं पे भी लिख सकता हूं। द बेस्ट पॉसिबल पोजिशन इज राइट ओवर हियर इन द बॉटम राइट। बॉटम राइट की जो वैल्यू पोजीशन है वहां पर आपने अपनी इन वैल्यूज को लिखना है। ऑल्दो आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, मार्क्स नहीं कटेंगे, बट वी नीड टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स। तो अब चलते हैं हम अपनी वैल्यूज को पुट इन करने की तरफ। तो सबसे पहले मेरे पास जो कॉमन वैल्यूज हैं इन ए एंड बी आर बेसिकली 2, और 2 के अलावा कोई भी कॉमन वैल्यू मेरे पास नहीं है। So I would pick up 2 from here and write it over here in the center region. तो ये center region जो मेरे पास मौजूद है, यहाँ पर मैंने 2 को लिख दिया है। और इसके बाद अब मैं आऊंगा A की तरफ। तो A में मेरे पास मौजूद है 1 और 9 and 10. So I will pick up these values and write them over here. So I have 1, 9 and 10 present in A. फिर अब मैंने आना है B की तरफ। तो बी में मेरे पास है 3, 4 और 5। तो 3, 4 और 5 को मैंने पिक करना है एंड आई नीड टू राइट देम इन सेट बी। तो सेट बी की पोजीशन पे मैंने बना दिया है 3, 4 और 5। अब मुझे ये नोटिस करना होगा दैट विच वैल्यू आउट ऑफ हियर इज नॉट प्रेजेंट इन ईदर ऑफ दीज सेट्स। तो वो कौन सी वैल्यू है जो यूनिवर्सल सेट में तो मौजूद है लेकिन मुझे ना तो ए में नजर आ रही है ना ही बी में नजर आ रही है। एनीवन ऑफ यू हु कुड पिक दैट वैल्यू अप? एग्जैक्टली, दैट्स 8। तो मेरे पास जो वैल्यू कहीं पे भी ऑक्यूपाई नहीं हो रही है वो है 8 एंड आई वुड राइट 8 इन द बॉटम राइट। तो बॉटम राइट पर मैंने 8 लिख दिया है और इसी के साथ मेरी जो सेट की प्लेसमेंट थी वो हो गई है कंप्लीट। सो आई एम गोइंग टू गिव यू पीपल अ सिमिलर क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करना है एंड लेट्स सी इफ यू पीपल आर एबल टू डू इट और नॉट। So we are having a set
having two indifferent sets of A and B, और मुझे बताया गया है that the universal set is having values from 0 all the way until 8. And I have been provided with set A as 1, 2, 5, and 8, while the set B is having values of 0, 2, 3, and 4 with 5 as well. तो अब मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो गिवन है फॉर द यूनिवर्सल सेट एज वेल एज फॉर ए एंड फॉर बी. तो मेरे पास तीनों सेट जो मौजूद थे, द गॉडफादर, द यूनिवर्सल सेट, देन ए एंड देन बी, ये तीनों सेट मौजूद हैं. आई गॉट द वैल्यूज ऑफ देम एज वेल. आई जस्ट नीड टू पिक देम अप एंड पुट देम इनटू द लाइक फिगर. और यहाँ पर मेरे पास जो फिगर है उसका यूज केस मुझे याद रखना होगा दैट इफ आई एम डीलिंग विद अ फिगर ऑफ वेन डायग्राम, तो मेरे पास जो भी रीजन कॉमन होगा वो यहाँ पर होगा. देन एनीथिंग व्हिच इज नॉट ऑक्यूपाइड वुड बी रिटन इन द आउटवर्ड पोर्शन, जबकि मेरी वो वैल्यूज जो ए में मौजूद हैं सिर्फ वो ए के लेफ्ट साइड पर रखी जाएंगी, जबकि वो वैल्यूज जो कि मौजूद हैं बी में सिर्फ वो रखी जाएंगी राइट साइड पे. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डील विद इट. अब आप लोगों ने ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपकी वैल्यूज क्या आ रही हैं. ऑल ऑफ यू नीड टू ट्राई दिस एंड लेट मी नो योर आंसर्स. Okay, so we have the values of A, which are 1 and 8. Then can any one of you tell me what would be the value in the center? What would be the value in the intersection region? It would be 2 and 5. हमारे पास A में 2 और 5 मौजूद हैं जो कि B में भी नजर आ रहे हैं. So basically this is going to be 2, 5 in A intersection B. इसके बाद आपके पास आगे एक और सेट मौजूद है विच इज सेट बी. अब आपने वो वैल्यूज पिक करनी है जो आपको सेट बी में नजर आ रही हैं लेकिन कहीं और नहीं नजर आ रही. सो दैट इज 0, 3 and 4. Now can any one of you tell me what is going to be present over here in the bottom right? What are going to be the values? Very good. That is going to be 6, 7. तो हमारी वैल्यूज आ गई हैं इन द आउटर रीजन एज 6, 7. अब यहाँ पर एग्जामिनर एक गेम और करते हैं हमारे साथ, that he would give us a Venn diagram and he would ask us about the common region or about the values which are not present in any of the set. या फिर वो आपसे यूनिवर्सल सेट भी बनाने को कह सकते हैं. Like the examiner is giving you a question over here saying that this is your universal set. You have a set A and you have a set B over here. तो set A और set B हमारे पास given है. We have the values of A and B over here in set A. Common region में हमारे पास है C, D और साथ में मेरे पास B में मौजूद है E and F. जबकि एक वैल्यू जो कि G है वो मौजूद है आउटर रीजन में विच इज बेसिकली नॉट ऑक्यूपाइड बाय ईदर ए और बी. तो अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा. यस, कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? यस, व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? सी, डी. वेरी गुड. तो आपने C, D को ब्रैकेट में लिखा और ये हो गया आपका आंसर फॉर A इंटरसेक्शन B. नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन जहां पर एग्जामिनर भाई ने मुझे ये कहा दैट आई नीड टू फिगर आउट N A इंटरसेक्शन B. नाउ फॉर दिस वी अगेन नीड टू रिवर्ट बैक टू आवर प्रीवियस लेक्चर जहां पर हमने ये समझा था कि N हमें बता रहा होता है अबाउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. So we need to figure out the number of elements present in A intersection B.
ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं वो हमें यहाँ पर आंसर में लिखना होगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी माय फाइनल आंसर। तो आप अगर ए इंटरसेक्शन बी को देखें तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी सी कॉमा डी की फॉर्म में लिखा हुआ है, और यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो आपकी वैल्यूज कितनी है, 2 वैल्यूज हैं। नाउ यू नीड टू लर्न वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर, दैट इफ यू आर हैविंग द वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू n, अगर आपको n के साथ वैल्यू देनी है तो फिर कर्ली ब्रैकेट्स लगाना मना है, कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगा सकते इन दैट केस। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट राइटिंग द एलिमेंट्स ओवर हियर, हम एलिमेंट्स नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, इंस्टेड वी आर गोइंग ऑन टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हम जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे तो उस केस में मैंने एलिमेंट्स के साथ जो ब्रैकेट यूज किया था वो यूज नहीं करूंगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, काउंट ऑफ एलिमेंट्स लिख रहा हूं तो कर्ली ब्रैकेट्स नहीं आएंगे, जबकि अगर एलिमेंट्स लिख रहा होऊंगा तो फिर मैंने कर्ली ब्रैकेट्स भी यूज करने हैं। तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि अगर एलिमेंट्स के साथ डील कर रहे हैं तो कर्ली ब्रैकेट आएंगे, एलिमेंट्स के साथ डील नहीं कर रहे तो फिर कर्ली ब्रैकेट्स भी नहीं आएंगे। सो दैट इज द सिनेरियो विद द कर्ली ब्रैकेट्स। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा एन A intersection B is equals to 2, and that is going to reward you the mark for this particular part. Now the bad thing about this chapter is कि यहाँ पर ज्यादातर चीजें आपको 1 मार्कर मिलेंगी और एग्जामिनर भाई बहुत ही कंजूसी के साथ यहाँ पर मार्क्स देते हैं, और उनका बस नहीं चलता कि वो आपसे 10 पेज का सोल्यूशन करवा लें और आपको कहें कि बेटा मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, आप मुझसे 2-3 दुआएं लेकर आगे बढ़ जाएं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, आने वाले ईयर्स में हो सकता है बिल्कुल। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहां पर एग्जामिनर भाई हमसे पूछ रहे हैं दैट व्हाट इज द वैल्यू सेट फॉर द यूनिवर्सल सेट। तो अब मुझे वैल्यूज बतानी है अपने यूनिवर्सल सेट की। तो आप में से कोई काबिल स्टूडेंट मुझे बता सकता है यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज क्या होंगी इस केस में? वेरी गुड, ये तो ABCD हो गई है बिल्कुल। इट्स ABCDEFG। तो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को ताकि थोड़ी इंप्रूव हो जाए। स्कूल वाले तो बेचारे चूना लगा लगा कर जो है वो काम गुजार रहे हैं अपना, तो बाकी जितना भी है वो मैंने ही करना है, कोई टेंशन नहीं लें आप। इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी आपको और साथ में मैथ्स भी पढ़ा देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास यूनिवर्सल सेट भी आ गया है, आई हैव गॉट द इंटरसेक्शन एज वेल। नाउ दे कुड आल्सो आस्क यू अबाउट द यूनियन। तो अगर वो ए यूनियन बी आपसे पूछते हैं तो ए यूनियन बी का आंसर क्या होगा ये आप लोगों ने मुझे बताना है। व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर ए यूनियन बी? यस, एनीवन ऑफ यू? ए यूनियन बी कितना होगा मेरे पास? It is going to be like the entire values in A as well as in B. तो सेट A और सेट B में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी उठाकर आपने एक साथ करके लिखनी है, and that would give you the answer for A union B, which is A, B, C, D, E and F. तो इस तरीके से हमारा ये लॉजिक हो गया है कंप्लीट, और इससे रिलेटेड जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हमें वेन डायग्राम्स की थोड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के ऊपर जाना है, और फिर साथ में शेडिंग्स भी करनी होंगी फॉर द वेन डायग्राम, एंड प्रोबेबली बाय द नेक्स्ट क्लास ऑफ संडे इंशाल्लाह वी विल बी डन विद दिस चैप्टर। और फिर आप लोग जो हैं वो पास्ट पेपर्स वगैरह कर लीजिएगा। मोरओवर आई हैव प्रोवाइडेड यू विद द पास्ट पेपर्स ऑफ वेक्टर्स, तो आप लोगों ने वेक्टर्स के पास्ट पेपर सबमिट करवाने कोशिश करें बिफोर संडेज क्लास, पास्ट पेपर सबमिट करवा दें वापस वंस यू आर डन विद दैट। कोशिश ये रखा करें दैट यू आर एटलीस्ट ट्राइंग टू डू 5 to 10 क्वेश्चंस डेली। डेली 5 से 10 क्वेश्चंस करें बाय योर ओन सेल्फ, बिकॉज वी आर ऑलरेडी डन विद 17-18 चैप्टर्स। तो अब पिछले जो चैप्टर्स हमारे कवर हो चुके हैं लाइक 4 months पहले या 5 months पहले, उनका रिवीजन होना भी जरूरी है। सो यू ऑल नीड टू रिवाइज दैट। यू कैन रिवर्ट बैक टू योर यूट्यूब वीडियोज, आप वहां पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे जाएं, वहां से लेक्चर्स को चेक करें और फिर क्वेश्चंस को ट्राई करें, रेगुलर बेसिस पर ये प्रैक्टिस बनाएं। दैट वुड enhance your skills of like solving questions as well as increase your chances of an A star.
तो ए स्टार को टारगेट बनाकर चलना है और ए स्टार ही हमारा मोटिव होना चाहिए, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल विद रेगुलर प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस करें, 5 to 10 क्वेश्चंस एटलीस्ट डेली किया करें, और जितने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे उतना ही अच्छा है। सो दैट्स अ रैप फॉर टुडे। आई होप एवरीवन इज परफेक्टली क्लियर। आप लोग मुझे एक बार कंफर्म कर दें इफ ऑल ऑफ द टॉपिक्स टॉट टुडे आर परफेक्टली क्लियर, या कुछ अगर दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। Yes, Anna, definitely you can ask questions from the previous like chapters as well. जो भी हमने chapters topics cover किए हैं, कोई problem होती है तो आप पूछ लें। Even जो chapters हमने नहीं किए हैं, अगर आप वो भी कर रहे हो घर पे, तो आप उनसे related questions भी पूछ सकते हो। In fact, I wait for you people to send me the problems. Problems आती ही नहीं है, या तो आप लोग काबिल बहुत हैं, या फिर confidence बहुत ज्यादा है कि practice ही नहीं करते हैं। तो ये वाला सीन है। बाकी कोशिश करें कि रेगुलर प्रैक्टिस रखें। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से संडे को मुलाकात होगी, साथ में फ्राइडे को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। जो क्रैश प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है उसमें ऑल्दो इतनी डिटेल में नहीं होंगी जितनी डिटेल में आपने पढ़ा है या दूसरे ग्रुप ने पढ़ा है, लेकिन फिर भी चीज़ें जो हैं वो अप टू द मार्क कोशिश करेंगे कि रखें और पूरा टॉपिक कवर करवाएं। सो यू पीपल नीड टू मेक श्योर कि अगर कोई टॉपिक मिस हो गया है या कुछ रिवीजन करना है तो आप फ्राइडे और संडे को क्रैश प्रोग्राम की क्लास में ज्वाइन इन कर सकते हैं फॉर फ्री। सो दैट्स अ रैप फॉर टुडे। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।